हेलो एवरीवन। तो आज की जो अभी की हेडलाइंस हैं उन हेडलाइंस में चल रहा है कि टर्की और सीरिया के अंदर एक बड़ा ही खतरनाक अर्थक्वेक आया है और इस अर्थक्वेक के अंदर इस वक्त लगभग 1250 लोगों से ऊपर की लोगों की डेथ हो चुकी है और ये काउंटिंग हो रहे हैं। ये अर्थक्वेक जिसका सेंटर टर्की के अंदर था, ये लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का है, जिसको हमने रिएक्टर स्केल के ऊपर मेज़र किया है। और ये अभी ऐसा माना गया है कि इतिहास में, सीरिया और टर्की के इतिहास में सबसे पावरफुल अर्थक्वेक का भी इसको दर्जा दिया गया है। यहाँ पे सीरिया की जो नेशनल अर्थक्वेक सेंटर है उनका कहना है कि दिस इज़ द बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री ऑफ द सेंटर। इसका मतलब जहाँ टर्की कह रहा है कि ये सेकंड डेंजरस था और सीरिया कह रहा है कि ये बिगेस्ट अर्थक्वेक है। इसके अलावा इस अर्थक्वेक ने जान माल बिल्डिंग्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो सीरिया और टर्की की जो डिज़ास्टर रिलीफ की फोर्सेस हैं, जो उनकी नेशनल डिफेंस फोर्सेस हैं और उनकी पुलिस प्रशासन और जो एनजीओज हैं, वो सभी इसमें लग चुके हैं। और इस डिज़ास्टर में ना केवल इनकी कंट्री बल्कि विदेशों से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है और इनके साथ सहानुभूति के साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वर्तमान में जो डेथ का काउंट है वो लगातार बढ़ रहा है। यदि हम इस अर्थक्वेक के सेंटर को देखें तो जो टर्की का सेंटर पोर्शन है और जिसकी बॉर्डर सीरिया के आसपास से लगती है, वहाँ पर जो आपको रेड एरिया दिख रहा है, ये रेड एरिया में लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। एवं इसके आसपास के दूर दूर के क्षेत्र में भी लगभग 70% जो टर्की का एरिया है उसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड 4 के आसपास नोटिस किया गया है। तो ये काफ़ी एक गंभीर त्रासदी है। आपको बता दूं कि टर्की और सीरिया इन दोनों की बॉर्डर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमने इसको नोटिस किया है, जिसका सेंटर लगभग अर्थ की सरफेस से 20 किलोमीटर अंदर था। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका एपेक्स सेंटर है वो गजन टेप में दिखाया गया है और ये लगभग 20 किलोमीटर इस अर्थ की सरफेस से डाउन में था। यहाँ हमारे पास ये भी एक देखने का मौका है कि टर्की के आसपास नज़दीक में कौन सी कंट्री है। तो आप ये देख सकते हैं और टर्की का जो सदर्न बॉर्डर है वो सीरिया से लगता है और टर्की की जो बॉर्डर है वो लेबनान के रास्ते मेडिटेरेनियन सी को भी टच होती है। और इसके अलावा टर्की का खुद का संघर्ष चल रहा है सिप्रस की टेरिटरी के साथ लेकर के। यदि हम ज्योग्राफिकली इसके रीजन में जाए कि यहाँ पे इतना बड़ा अर्थक्वेक क्यों आया है, तो हम सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये हमारी प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है वो एक तरह से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जिसको आप ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ आपस में टकराती है। जब ये टकराती है तो जो हैवी प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो उसके दूसरे में आ जाती है। यहाँ पर इन प्लेट्स की वजह से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्की की लोकेशन है और ये हमारा भूमध्य सागर है। तो यहाँ पर इस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से अर्थक्वेक आया है, जिसने सीरिया और टर्की दोनों को प्रभावित किया है। जो यहाँ पर आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, इस हाईलाइटेड एरिया से आप ये समझ सकते हैं कि जो कंप्लीट टर्की का क्षेत्र है, ब्लैक सी का नीचे का और मेडिटेरेनियन सी के अंदर का और ऊपर का पोर्शन, ये इस प्लेट बाउंड्री के अंदर है। यही इसी क्षेत्र में हमको ये अर्थक्वेक देखने को मिला है। देखिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ कौन सी प्लेट बाउंड्री है और फिर आपके मेंस वगैरह में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि ये जो हमारी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, किस प्रकार टर्की और सीरिया के अंदर एक अर्थक्वेक देखने को मिला। अर्थक्वेक के साथ साथ आप ये देख सकते हैं जो टर्की की लोकेशन है उसके आसपास में भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर एगन सी के माध्यम से टर्की को ब्लैक सी से जोड़ता है। जो ब्लैक सी और एगन सी, इन दोनों के मध्य जो सागर है उसको हम सी ऑफ मरमरा या मरमरा सागर के नाम से जानते हैं। और सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी के बीच में जोड़ने वाले स्ट्रेट को बॉस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट उस चीज़ को कहते हैं जो दो वाटर बॉडीज़ को एक ज़मीन के छोटे से हिस्से के द्वारा जोड़ दे या अलग कर दे। तो यहाँ आप देख सकते हैं और इसी छोटे से एक ब्रिज के ऊपर इस्तांबुल बसा हुआ है, जिसको हिस्ट्री के अंदर कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से भी जाना जाता है, जो ग्रेट टर्किश एम्पायर की एक कैपिटल थी। और यही एक ऐसा गलियारा है जो यूरोप को एशिया से जोड़ के रखता है। इसी सी ऑफ मरमरा और इस्तांबुल के ऊपर अगर आप ब्लैक सी को देखें तो ब्लैक सी के अंदर जो आसपास की कंट्री है, तो ब्लैक सी के अंदर टर्की की बॉर्डर टच होती है, जॉर्जिया की बॉर्डर टच होती है, रशिया की बॉर्डर टच होती है, यूक्रेन की बॉर्डर टच होती है। इसके अलावा रोमानिया और बुल्गारिया, इन 6 देशों की बॉर्डर ब्लैक सी के साथ टच होती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ब्लैक सी क्योंकि देखिए टर्की में भूकंप आया है और टर्की की बाउंड्री ब्लैक सी से लगती है। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया, इन दोनों का आपस में विवाद चल रहा है और 2014 के अंदर ये जो लोकेशन है ये क्रीमियन पेनिनसुला है और यहाँ पे 2014 के अंदर रशिया ने अटैक करके इसको अपने क्षेत्र में ऑक्यूपाई कर लिया था। और
जो यूक्रेन, क्रीमिया और रशिया के बीच में एक सागर है जिसको हम अजोव सागर या सी ऑफ अजोव भी कहते हैं। ये सी ऑफ अजोव कर्च स्ट्रेट के माध्यम से ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। इसी के साथ यूक्रेन का एक बड़ा फेमस पोर्ट है जिसे हम ओडेसा कहते हैं, और इस पोर्ट के माध्यम से ही विश्व में फर्टिलाइजर और अनाज उसका एक्सपोर्ट होना था। लेकिन रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण इस पोर्ट के ऊपर काफ़ी देर तक ब्लॉकेट लगा कर रखा था रशिया ने। फिर बाद में इंटरनेशनल प्रेशर के कारण इस ब्लॉकेट को हटाया गया, जिससे जो हमारे फूड प्राइसेस बढ़ रहे थे उसमें एक स्टेबिलिटी आई। ओडिशा की इंपॉर्टेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओडिशा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने इसको एक डेंजरस साइट डिक्लेयर किया है। और इसको डेंजरस साइट डिक्लेयर करने के पीछे कारण ये था कि इस युद्ध ने इस शहर की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी कारण से इसको एक डेंजरस साइट भी घोषित किया गया। तो आपको यही पता होना चाहिए कि उड़ीसा की लोकेशन कहाँ है, ये कौन सी कंट्री में है, और इसका कौन से सागर के अंदर ये खुलता है। और उड़ीसा एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है, इसकी एंशियंट टाइम के अंदर भी बहुत वैल्यू थी, और फिलहाल इसको यूनाइटेड नेशन ने एक डेंजरस साइट डिक्लेयर किया है। जो टर्की और सीरिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया है, इस अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे किया गया, तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि जो अर्थक्वेक होता है उसका मेजरमेंट एक सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये आप सिस्मोग्राफ का एक पिक्टोरियल देख सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो ये ग्राफ्स बनता है द अर्थ की मूवमेंट के आधार पर, इस ग्राफ को हम रिएक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। तो आप देखिए, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी सहायता से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और मेजर करने की जो यूनिट्स होती है वो इस रिएक्टर स्केल्स के माध्यम से होती है। रिएक्टर स्केल में 1 से लेकर 9 तक का हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, जो हमको ये दर्शाता है कि जो भूकंप आया है वो किस तीव्रता का है। यदि हम टर्की और सीरिया के अर्थक्वेक की बात करें तो ये लगभग 7.8 मैग्नीट्यूड का है। इसका मतलब ये एक काफ़ी खतरनाक मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। यहाँ पे हम टर्की के इश्यू को इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, क्योंकि टर्की और इंडिया इन दोनों के रिलेशंस काफ़ी गंभीर स्थिति में चल रहे हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ तब से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, परंतु कुछ विवादों को लेकर टर्की और इंडिया इन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और इनके विचार एक दूसरे से हमेशा टकराते आए हैं। यदि हम इनकी बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, जो टर्की है वो नाटो का पार्ट है, मतलब ये नाटो का अलायंस है। और नाटो आप जानते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर लगभग 30 देश है, और इन 30 देशों के अंदर टर्की एकमात्र ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री एशिया और यूरोप के साथ टच होती है। इसके अंदर 2 आपके नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, जिसके अंदर एक कनाडा है और दूसरा यूएसए है। तो ये तो नाटो के बारे में, और टर्की की उसकी मेंबरशिप के बारे में बात होगी। दूसरा, टर्की के पाकिस्तान के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, और टर्की ने पाकिस्तान के इन रिश्तों के कारण ही कश्मीर का जो हमारा इशू है उसको कई बार यूनाइटेड नेशन के अंदर उठाया है। तो मैं आपको बताऊं, साल 2019 के अंदर जब हमने 370 को आर्टिकल 370 को हटाया था, उस वक्त ने भारत का विरोध किया था, पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और उसने कश्मीर के इश्यू को यूनाइटेड नेशन की असेंबली के अंदर भी रेज़ किया था। और यही रेज़ उसने 2020 में किया, 2021 में किया, और रिसेंटली 2022 के अंदर भी किया, जिसके विरोध के स्वरूप में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब ने इसका विरोध करते हुए टर्की को कहा कि आपको जो सिप्रस एक आइलैंड है टर्की के पास में, उसकी सोवरेनिटी मतलब उसकी सार्वभौमिकता का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप दूसरे देशों के बारे में कमेंट करते हैं तो आपको वहाँ के उनकी सार्वभौमिकता का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है सिप्रस को लेकर के, परंतु टर्की इसकी टेरिटरी के ऊपर नज़र गाड़े हुए है। इसके अलावा भारत ने ग्रीस को भी अप्रोच किया, क्योंकि ग्रीस और टर्की उनके बीच में भी सीमा को लेकर विवाद है। देखिए, टर्की और भारत के बीच में जो मेन कारण वही है कि टर्की का जो पाकिस्तान के लिए लगाव है, और कश्मीर का इशू जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों कहते रहे हैं कि एक बायलैटरल इशू है, उसको ये यूनाइटेड नेशन के अंदर खड़ा करता है। इसी कारण से भारत और टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। इन सारी चीज़ों के होते हुए भी भारत के अंदर और विश्व के कई देशों ने इसको सपोर्ट किया है, बोला ये मानवता के लिए खतरा है, ये जो डिज़ास्टर आया है इसमें हम सबको बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो इस भारत के अलावा यदि आप देखें तो ग्रीस जो इनका एक राइवल दुश्मन है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है, एवं यूक्रेन जो खुद एक गहरी समस्या से जूझ रहा है, उसने कहा है कि हम टर्की का सपोर्ट करेंगे। और
आपको पता ही है, भारत ने तो अभी रिसेंटली मोदी जी ने बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो हमसे संभव होगा वो हम असिस्टेंट टर्की को प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक हमारे पास एक मौका था जो एक त्रासदी को, उस त्रासदी के निवारण को लेके, उसकी ज्योग्राफी को लेकर के और भारत और टर्की के बीच में क्या रिश्ते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक अलग अप्रोच से इस इश्यू को टैकल किया है। मोरोवर मैं आपको ये बता दूं, टर्की का एक बहुत बड़ा एम है जिसमें वो अपने आप को एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है। और उसका इसमें चैलेंज कौन कर रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। तो टर्की भारत के जो रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, उसको लेकर के भी खींचतान में रहता है। और ये आपको याद होना चाहिए, जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर एर्दोगन, वो टर्की को एक वर्ल्ड लीडरशिप के अंदर पिवटल रोल के अंदर लेके आना चाहते हैं। इसीलिए ये रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर भी इसने अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट को जिंदा रखा है। आई होप यू एंजॉय दिस वेरी मच। थैंक यू सो मच।